मैं डॉक्टर सुशील कुमार साहू, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज। आज का जो विषय है वो है एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये आज के समय का एक बहुत ही ज्वलनशील विषय है और इसकी वजह से हमारे चिकित्सा क्षेत्र के अलावा जनजीवन के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हमें ये समझना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या प्रतिरोधकता क्या होती है। जनरली हम जानते हैं कि जब कभी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के लिए रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया के अलग अलग अवयवों पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की कार्य क्षमता खत्म हो जाती है और उसके प्रतिफल जो बैक्टीरिया से डिजीज करने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। सबसे पहले 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज पेनिसिलिन नोटेटम नाम के एक मोल्ड से फंगस से की थी और उसके बाद में इसका इतना यूज़ होने लगा और लगभग 4 से लेकर 6 दशक के बीच में विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होने लगा और काफ़ी सारी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन उनके बाद में काफ़ी डिजीज़ जो इन्फेक्शन की होती है उनके लिए ये काफ़ी बहुउपयोगी होने लगी। लेकिन समय के साथ साथ एंटीबायोटिक बनने की जो क्रिया है या बनने की जो साइंस है वो कम होता गया या बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग उसकी उपलब्धता कम होती गई और कई कारणों की वजह से जो एंटीबायोटिक उपयोग में ली जाती थी उनकी संख्याएं कम होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन के लिए दी जाती थी उसके प्रति जो बैक्टीरिया है उनके अंदर एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो रेजिस्टेंस का डेवलप होने की प्रक्रिया ज़्यादा थी और एंटीबायोटिक के नई डिस्कवरी होने की नंबर्स काफ़ी कम थे। अंततः एक आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि जहाँ पर हमें एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। प्रश्न ये आता है कि हम इतना कंसर्न क्यों हैं, हम इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? चिंता होने का कारण यह है कि ये 2021 में लगभग 4.7 मिलियन लोगों की डेथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या उसे संबंधित कारणों की वजह से हुई है। अगर हमें इसी तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता रहेगा तो आने वाले समय के अंदर ये संख्या बढ़कर 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है? इसके 4 मूलभूत कारण हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के। एक तो ओवर यूज या मिस यूज। जनरली कई बार चिकित्सक या फिर मरीज खुद बिना चिकित्सक के एडवाइस के ही जितनी समय अवधि के लिए बताई हुई ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। दूसरा, कई बार कुछ इस तरह के एंजाइम्स बैक्टीरिया डेवलप कर लेता है जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है उनकी रासायनिक जो स्ट्रक्चर्स होता है उन स्ट्रक्चर को वो ख़त्म कर देता है। तीसरा, कई एंटीबायोटिक अपनी टारगेट पर जाके एक्शन ही नहीं कर पाती है तो बैक्टीरिया उन टारगेटेड्स को बदल लेता है। चौथा, कई बार जो ड्रग एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर जाना चाहिए तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों तरफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रवेश भी कर लेते हैं तो इफ्लक्स पंप मैकेनिज्म के द्वारा बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स को वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, उसके आधार पर बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं। अब इसकी वजह से हमें बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रेजिस्टेंस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो एक ऐसा बैक्टीरिया के स्तर पर होने वाले कारण हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे
एंटीबायोटिक केवल मनुष्यों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज में नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा जैसे लाइव स्टॉक से या एग्रीकल्चर है, वहाँ पर भी इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। कई कारणों से जो भी लाइव स्टॉक या जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनके इलाज के लिए या उनसे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त करने हेतु एग्रीकल्चर में भी इस तरह के हम केमिकल्स यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होने लगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये दो तरह से देखने को मिलता है, एक हॉस्पिटल बेस और एक कम्युनिटी बेस। जब रेजिस्टेंस कम्युनिटी बेस हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल बेस इन्फेक्शन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं ई कोलाई है, क्लेप्सिला है, सूडोमोनास है, एसिनोटोबैक्टर है, इस तरह कई तरह के बैक्टीरिया हैं जिनके द्वारा रेजिस्टेंट देखा जाता है हॉस्पिटल सेटअप में भी और एनवायरमेंटल सेटअप में भी। इसके लिए विभिन्न स्तर पर सरकारी और हमारी हेल्थ एजेंसी हैं विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। इसके लिए भारत सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सजग है और उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के इस तरह के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्रामों की आगाज किया है। अभी कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस के लिए एक राष्ट्रीय सजगता को और राष्ट्र में सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो रहे विशेष तरह का एक्शन प्लान उन्होंने स्टार्ट किए हैं। ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें केवल मात्र चिकित्सा प्रकोष्ठ नहीं, चिकित्सा के अलावा और भी कई तरह के विभाग हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित होते हैं। जिस तरह से चिकित्सा हेल्थ के अलावा एनिमल, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, ये सभी फैक्टर हैं जो मिलके काम करते हैं। जब हमारा वेस्ट, इन्फेक्टिव वेस्ट जब एनवायरमेंटल में आता है तो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है और कम्युनिटी बेस्ड रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। तो इसलिए मल्टी लेवल इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है और इसके अलावा पब्लिक का अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक और जो जिस तरह की हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए हमें मिलजुल कर ये जो एक्शन है, नेशनल एक्शन है, उस सभी को शामिल होना चाहिए। हमारी सबकी भागीदारी उसमें होनी चाहिए, जिससे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसको रोक सकें। अगर हम समय रहते हैं, अगर एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस को नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय के अंदर हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने पर हमें कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं होगी। अगर जब एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं होती है तो उसका परिणाम स्वरूप ये है कि जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको प्रॉपर इन्फेक्शन नहीं होने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। कई तरह के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं जो बहुत डेलिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पर एंटीबायोटिक की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, कई तरह की सीजरियंस होते हैं, कई तरह के एंडोस्कोपिक सर्जरी होती हैं, उनमें एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समय रहते उनको एंटीबायोटिक नहीं दी जाए तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कई बार एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रांसमिशन हो जाता है। जैसे आपने कभी सुना हो तो दिल्ली बग नामक एक फॉर्म, एक रेजिस्टेंट का फॉर्म डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पूरे इंडिया की एक तरह से क्रिटिसाइज पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ कि इस तरह के इन्फेक्शन हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हुए हैं। तो जब ये इन्फेक्शन किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पर भी एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तो ओवरऑल हमें सब को मिलकर इस तरह के कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे रेजिस्टेंस कम से कम डेवलप हो या ना डेवलप हो। और साइंटिस्ट जितने भी हैं वो अपने स्तर पर अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी एंटीबायोटिक डेवलप करेंगे, लेकिन डेवलप करने की स्पीड कम है और रेजिस्टेंस की स्पीड ज़्यादा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने में सहभागिता निभाए और सभी मिलकर जब कार्य करेंगे तो ज़रूर हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।